हेलो गाइस। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हम साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ रहे थे एंड ये जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये पार्ट 1 है क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं तो हम उनको वन बाय वन ही क्लियर करेंगे, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो आइए देखते हैं। दिस इज़ अंकिता झारखड़िया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्मे स्टडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे इंटेलिजेंस है क्या, है ना। क्योंकि इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग होता है हमें सबसे पहले ये समझना है, चूँकि हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, बट देन टू एक रिव्यू के फॉर्म में हम देखते हैं। इंटेलिजेंस जो होती है इज़ अ पावर ऑफ परसीविंग। परसीव करना मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना। आप किसी चीज़ को अपने अंदर किस तरह से उतार लेते हैं, है ना। जस्ट लाइक हम किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक मैथ्स ही है। मैथ्स अगर हमारी वीक है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सीखें, है ना। तो परसीव करना, हम किसी भी चीज़ को अपने अंदर किस तरह से ग्रहण करते हैं। सेकंड है हमारा लर्निंग। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है एंड वो सीख भी लेता है टाइम टू टाइम, है ना। ईजीली काफ़ी सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये कैपेबिलिटी है, धीरे धीरे ये कैपेबिलिटी बनने लगती है कि वो चीज़ों को आसानी से सीखने लगे, है ना। तो ये क्या हुआ, लर्निंग का दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ लर्निंग, सॉरी, इंटेलिजेंस का दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ दैट इज़ लर्निंग। देन थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे अभी मैं जो भी रीड कर रही हूँ या जो भी पढ़ा रही हूँ आप आसानी से समझ पा रहे हो, तो दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग। कोई बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, उसकी मैम उसको क्या पढ़ा रही हैं, है ना, तो वो अगर वो इजीली समझ रहा है और लर्न कर रहा है, उस चीज़ को अपने अंदर परसीव कर रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ नोइंग। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, सिंपली अगर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो टू एक्सप्लोर, कि हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं किस तरह से अपना फूड बनाते हैं ना, एंड फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमको भी वो फूड मिलता है। तो ये चीज़ हमने आज तो सीख ली, हमारे लिए तो ईजी है। बट अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है, अगर हम उसको ये चीज़ सिखाएंगे तो कितने टाइम तक वो इस चीज़ को याद रखता है। उसको ये पता होना चाहिए नॉर्मली प्लांट्स को देख करके कि हाँ ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना जो है बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे इंटेलिजेंस के 4 मेन एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज़ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जो हैं एक इंटेलिजेंस का पूरा डेफिनेशन को कवर करती हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। एट्रीब्यूट से क्या मतलब है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं क्वालिटीज़, कि अगर कोई भी इंटेलिजेंट बंदा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये डिस्कस करते हैं। काफ़ी ईजी है, नाम से ही आप समझ जाओगे। फर्स्ट वन इज़ मेंटल अलर्टनेस। सबसे पहले तो आपका जो माइंड है वो जागरूक होना चाहिए, आसपास क्या चल रहा है हमें ये पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बैठे हुए हैं ढोर जैसे, हमको पता ही नहीं है आगे क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है या दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटल अलर्टनेस, कि अगर इंसान का एक तरफ दिमाग है तो उसको दूसरी तरफ का भी पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ रेडी विट, जिज्ञासु होना। जैसे कि किसी क्लास का एग्जांपल लें हम, मान लीजिए कोई शैतान बच्चा है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी रेडी विट मतलब काफ़ी जिज्ञासु है। वो कहेगा कि मुझे मॉनिटर बना दो क्लास का, हम उसको क्लास का मॉनिटर बना देंगे अगर, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये वो अपनी इच्छा से कर रहा है, उसके ऊपर थोपा नहीं गया कोई डिसीजन, है ना, कि टीचर ने कहा नहीं तुमको मॉनिटर बनना ही है। उसने खुद कहा है कि मैं मॉनिटर बनूंगा, तो उतनी ही अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएगा। तो ये हो गया रेडी विट। क्विकनेस होनी चाहिए लर्निंग में, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो कितनी क्विकली सीख रहे हो, कितनी जल्दी सीख रहे हो, वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। कई बच्चे होते हैं जो कि स्लोली लर्न करते हैं, कई बच्चे जो होते हैं जल्दी लर्न करते हैं, है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आपको जल्दी समझ में आएगा, तो वो इंटेलिजेंस लेवल का अच्छा एक पार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशंस। रिलेशंस को समझना, हमारे जो आसपास के जो रिलेशंस हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है वो इंटेलिजेंट है बट उसका अपने पीयर ग्रुप से ही रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ऑकवर्ड फील करने लगता है क्लास में बाकी बच्चों से अलग। तो एक ये चीज़ होती है कि आप अच्छी तरीके से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना, रिलेशंस जो हैं वो आप अच्छी तरीके से मेंटेन किए हुए हो। ठीक है। द लास्ट वन इज़ एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। ये दोनों थोड़े पॉइंट्स रिलेटेड हैं, कि इसमें क्या है, आपके आसपास का जो सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो आप पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए आपके, कि एक तरीके से आप टोटली एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाओ,
कोई आपको ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए कि हम भाई ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं, टोटली होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस के ये एट्रीब्यूट्स देखे हमने, मतलब कि क्वालिटीज़ देखी कि कोई भी अगर इंटेलिजेंट बंदा है तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी ही। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। ये हम पहले भी देख चुके हैं एक्चुअल में। साइकोमेट्रिक एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इनको शॉर्ट में मैं बताती हूँ। साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होता है ये काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर नॉर्मल हमारी जो जनरल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जस्ट लाइक हम मैथ्स कर रहे हैं या हम कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हमने सीखा है एंड हम उसको अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, तो दैट इज़ साइकोमेट्रिक अप्रोच। एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो होता है ये आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है कि आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। कोई बच्चा है, अगर वो नॉर्मली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो साइकोमेट्रिक अप्रोच होगा, लेकिन अगर वो अपनी प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है ना, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर लेता है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसी भी माइंड डेवलपमेंट के लिए। आई होप इतना क्लियर हुआ। मैंने शॉर्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है, तो आप उसको और थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, उसमें मैंने एग्जांपल्स वगैरह भी यूज़ किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज़ यूनी और द वन फैक्टर थ्योरी। ये एल्फ्रेड बिने ने दी थी। इनका क्या कहना था, मतलब इन्होंने काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स यहाँ लिए, 50 स्टूडेंट्स यहाँ लिए, ठीक है, और 2 ग्रुप्स बनाए, उनमें दोनों में प्रॉब्लम सॉल्विंग दी। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 60% जो बच्चे हैं वो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और 40% जो है वो थोड़ा टफ तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से क्या था, 60 बच्चे काफ़ी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और 40 बच्चे जो थे वो थोड़ा सा स्लो कर रहे थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्या कर दिया डिवाइड, कि जो 60% बच्चे हैं ये मोर इंटेलिजेंट हैं एंड 40% जो है वो लेस इंटेलिजेंट है। ईजीली अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर हम इंटेलिजेंस लेवल को डिवाइड करें तो कुछ बच्चे मोर इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे लेस इंटेलिजेंट होंगे। तो जो मोर इंटेलिजेंट होंगे उनका क्लासिफिकेशन उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि ज़्यादा समझदार है, इनको इजीली समझ में आती है चीज़ें, मतलब इनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं जो लेस इंटेलिजेंट वाले जो बच्चे हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, है ना, क्योंकि इनको थोड़ा स्लो समझ में आता है। तो ये इनका सिंपल सा तरीका था यूनी फैक्टर और द वन फैक्टर थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या है, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। ओके, चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या कहा, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस इसमें अप्लाई किया। फैक्टर एनालिसिस में इन्होंने 2 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, एक तो जी फैक्टर एंड द एस फैक्टर, जी फॉर जनरल एंड एस फॉर स्पेसिफिक। अब इसको समझिएगा क्या है, शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। ओके, जी फैक्टर क्या है, इसमें प्राइमरी ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो अपना ट्यूशन जा रहा है, अपना डेली वर्क कर रहा है, मम्मी पापा की हेल्प कर रहा है ना, जो भी वो डेली वर्क करता है नॉर्मल, जैसे कि हम और आप हैं, ठीक है, हम सब के अंदर जी फैक्टर होता है, क्योंकि हम अपना अपना काम बहुत ही प्रॉपरली कर लेते हैं, है ना, हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कोई धक्का मारे कि नहीं भैया तुम्हें मैथ्स पढ़नी है, या तुम्हें थोड़ा पढ़ाई करनी है, या तुम्हें मम्मी की हेल्प करवानी है, या तुम्हें पापा के साथ सब्ज़ी लेने जाना है। ये सारे हमारे प्राइमरी ऑपरेशंस आते हैं, दैट इज़ जी फैक्टर। नॉर्मल जितनी भी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ की वो सारे जी फैक्टर में आ जाती हैं। एस फैक्टर अगर आप समझोगे तो जी फैक्टर अपने आप समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, एस फैक्टर क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें पोएट का, जैसे कि पोएट होता है, ठीक है, अब वो क्या करता है, उसके अंदर क्या ये जी फैक्टर नहीं होते हैं, उसके अंदर जी फैक्टर भी होते हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर एस फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वो इतने अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स जो होते हैं उसको एक किताब में पूरा तब्दील कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है कि भाई वो पूरी पूरी बुक लिख सकता है, पोएम्स लिख सकता है। क्यों, क्योंकि उसका एस फैक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। इससे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर एक ये क्वालिटी है कि वो अपने वर्ड्स जो है, सोचते हम सभी हैं, सोच वो भी रहा है, लेकिन उसने सोच समझ के अपने अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके, क्योंकि उसको वर्ड्स यूज़ करना आता है, तो उसने अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके और फिर उसने एक पूरी बुक लिख डाली। तो ये क्या किया उसने, पोइट का काम किया, है ना। क्यों, क्योंकि उसका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारा इतना नहीं है, अगर हमारा भी होता तो हम भी पोइट होते,
है ना। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर, उसने क्या किया, उसने पहले तो एक 3D बनाया, पहले 2D बनाया एक स्ट्रक्चर, देन 3D स्ट्रक्चर तैयार किया, फिर वैसा का वैसा उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग बना के रख दी। क्यों? क्योंकि ये उसका विजुअल जो हम बोल सकते हैं विजुअल जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उसका एस फैक्टर में आ जाएगा। अगर हमारा भी अच्छा होता तो हम भी आर्किटेक्चर होते हैं ना। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और वो जो क्वालिटी होती है जो कि डीपली उसके अंदर इनहेरिट करे, वो क्या कहलाता है, एस फैक्टर। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा एस फैक्टर क्या है, और बाकी सारे जी फैक्टर हो जाते हैं जो कि नॉर्मली हर इंसान करता है, डेली उठ के नहाता है, ब्रश करता है, हेल्प करता है सबकी, ये चीज़ जी फैक्टर में आ जाए। लेकिन कोई स्पेसिफिक जो होता है, जैसे डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर लेता है, हर कोई नहीं कर सकता ना, तो उसके अंदर क्या है, डॉक्टर वाला जो मेडिकेशन वाली लाइन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से भरी हुई है। तो ये था हमारा चार्ल्स स्पियरमैन ने क्या बताया था, टू फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो उन्होंने कहा था दो तरीके के मतलब फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस लेवल के, तो उन्होंने ये जी फैक्टर एंड एस फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दिया था, आर्थर जेनसन ने दिया था। ओके, आर्थर जेनसन ने क्या किया, इन्होंने 2 लेवल्स पे कैपेबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया, लेवल 1 एंड लेवल 2। बहुत ही ईजी है। एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है, जिसमें आउटपुट जो होता है वो इनपुट के लगभग लगभग सेम होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी बच्चे को ABCD याद करवाया, छोटे से बच्चे को, तो वो ABCD ही सुनाएगा, कुछ और नहीं सुनाएगा, है ना, वैसे का वैसा ही सुनाएगा। या फिर मैंने मान लीजिए किसी 5th क्लास के बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स करवाए हिस्ट्री ज्योग्राफी के, वो वही के वही याद करके आएगा। तो ये क्या हुआ, जो मैंने उसको इनपुट दिया, जो क्वेश्चन आंसर्स लिख के दिए, वो वही का वही उसने मुझे आउटपुट दिया, वही का वही उसने मुझे लिख के दिखा दिया, और टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ। दैट इज़ रोट लर्निंग एंड द मेमोरी, इसमें रटने का काम ज़्यादा होता है, ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग में। और वही कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, अब यहाँ पे कॉग्निटिव से ही मतलब आप समझ लीजिए कॉग्निटिव क्या होता है, थिंकिंग से रिलेटेड, है ना, सोचने समझने की क्षमता हमारी कैसी है, तो कॉग्निटिव मतलब ही थिंकिंग होता है। तो आपके अंदर ये कितनी है ना, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है, हायर ऑर्डर स्किल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने क्लास में कोई चीज़ एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उसके 1 हफ्ते बाद मैंने कहा सरप्राइज टेस्ट है आज, और आज आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना है। अब कुछ बच्चे तो जो होंगे जो कि उन्होंने सुना होगा, ठीक है, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन इतनी डीप नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे क्लास में पढ़ने के बाद में घर पे स्टडी की होगी, अपने पेरेंट्स से समझा होगा, उनके पेरेंट्स ने उसी टॉपिक के ऊपर उनको और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दिया होगा, है ना, और डिटेल नॉलेज दी होगी। तो वो जो बच्चा होगा वो जब ऐसे लिखेगा तो वो नॉलेज भी ऐड कर देगा अपनी, जो उसने नई चीज़ें सीखी हैं, है ना। सिर्फ वही नहीं लिखेगा जो मैंने उसको बताया, वो कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड करेगा। तो ये क्या किया उसने, अपना खुद का माइंड यूज़ किया, है ना। तो इससे क्या होता है, एक इफेक्टिव आउटपुट निकल के आता है फ्रॉम द जनरल इनपुट्स। मैंने तो उसको जनरल जो चीज़ थी वो बताई, लेकिन उसने खुद से आगे रह करके अपने इंटेलिजेंस लेवल को यूज़ करके उसने और भी चीज़ें ऐड की, और भी डिटेल में गया, और डिटेल में चीज़ें उसने निकाली। तो ये क्या हुआ, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्लियरली। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, एसोसिएटिव लर्निंग में जो आप बच्चे को सिखाते हो वो वही का वही कर देता है, और लेकिन जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है, इसमें क्या उन्होंने बोला कि इसमें बच्चा खुद आगे रह के अपने माइंड को यूज़ करके अपनी और चीज़ें ऐड करेगा, और अच्छी तरीके से उस चीज़ को लेकर के आएगा, ठीक है, दैट इज़ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। तो आर्थर जेनसन ने कहा कि जो भी इंटेलिजेंस लेवल है उनके अंदर ये 2 तरीके की लर्निंग ज़रूर होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इसमें क्या हुआ, ये JP गिलफोर्ड ने दिया। इन्होंने 3 ट्रेट्स बता दिए इंटेलिजेंस के। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं बच्चे को लेकर के देखती हूँ। बच्चा है जो कि हम भी छोटा है, हम उसको मैनर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा कोई भी बड़ा आए तो हमें उसको नमस्ते करना है, ठीक है, नमस्ते करके उनको बोलना है कि आइए घर पे बैठिए, चाय पानी लीजिए, है ना, इतना तो ज़्यादा हो गया, ओनली नमस्ते समझो कि सिर्फ नमस्ते करना है, ठीक है। अब वो बच्चे के हम क्या कर रहे हैं, उसकी मेमोरी पे ये काम करेंगे, हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ, ऑपरेशन। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कंटेंट हुआ। कंटेंट में क्या होगा, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब हम उसके बिहेवियर के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, क्यों, ताकि उसका बिहेवियर में मैनर्स ऐड हो, है ना, वो मैनरफुल बने। तो उसके बिहेवियर ही तो चेंज करना है ना हमें, कि उसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा, कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे, या एक नई चीज़ सीखे। तो हाँ, उसका बिहेवियर जो हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका कंटेंट। ओके,
इन थर्ड वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो वो सीख रहा है, मान लीजिए 3 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद जो भी घर में आया उसने सबसे पहले नमस्ते किया, नमस्ते अंकल या नमस्ते आंटी, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बिहेवियर में, अचानक से बदलाव हुआ। तो ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट, कि हमारा आउटपुट क्या निकला। ठीक है, एंड में रिजल्ट क्या निकला, हो सकता है वो और बदतमीज़ भी बन जाए या और ज़्यादा मैनरफुल बन जाए, तो जो भी उस रिजल्ट होगा वो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो ये सारे के सारे जो हमने पढ़े, ये अभी समझ लीजिए 2 4 ही हुए हैं, अभी हमें और भी पढ़ना है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है हम ये देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मेंटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, देन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पास मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर मतलब कवर करेंगे, 5 to 6 वीडियोज़ और होंगी उसके बाद में। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए है, किस तरीके से आपको वीडियोस चाहिए, किस कंटेंट पे चाहिए, क्या सब्जेक्ट पे चाहिए। सो इट विल हेल्प मी। ओके, एंड थैंक यू।